तो इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन अड्डा में आपका स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम एक सुपर एमसीक्यू सीरीज़ हमारे जो राजस्थान जेई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए जो जेई फर्स्ट की अभी वैकेंसी आई हैं, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और इसके लिए सभी लोगों को कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अब ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैं जो हर एक स्टेट के, उनमें प्राइवेटाइजेशन होने वाला है। तो आप कोशिश करें कि इस एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन होना ही चाहिए। और ये जो एग्ज़ाम अभी हो रहा है ये 2018 में भी हुआ था, और इसमें आपने देखा होगा 2018 के पेपर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो अच्छे थे, और न्यूमेरिकल पोर्शन इसमें थोड़ा सा कम देखने को मिला था। और वहीं यदि हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन या जो हमारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा थे। और यहाँ जो हमारा पैटर्न था वो, चूँकि एग्ज़ाम जो आपका IBPS ने कंडक्ट कराया था, तो वहाँ पर न्यूमेरिकल जो रीजनिंग और एप्टीट्यूड थे, और भी जो क्वेश्चन आपकी हिंदी और इंग्लिश के थे वो थोड़े से अच्छे लेवल के थे। या यदि आपने क्लर्क का पेपर दिया हो IBPS का, तो उसके उसी के जैसे थोड़ा सा मिलते जुलते क्वेश्चन के पैटर्न थे। तो आप नॉन टेक पोर्शन पर भी थोड़े सा कमांड अच्छी रखें इसमें सिलेक्शन के लिए, क्योंकि बहुत सारे जो पिछली बार 2018 में सिलेक्शन हुए थे उसमें वो बच्चे ज़्यादा सिलेक्ट हुए थे जिनका नॉन टेक पोर्शन अच्छा था। तो नॉन टेक को भी अच्छा रखिए और साथ में थ्योरेटिकल की भी साथ साथ पैरेलली आप प्रैक्टिस करते जाइए और अपने कंसेप्ट को भी क्लियर रखिए। तो इसके पैटर्न के अनुसार ही इस सीरीज़ को हम चालू कर रहे हैं, और जिसमें कि हर एक वीडियो में हम लोग 10 से 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और उन 10 से 15 क्वेश्चन के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, द आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ 6 पोल लैप बाउंड DC मशीन इज 0.05 ओम। इफ द आर्मेचर इज वाउंड एज वेव बाइंडिंग देन द आर्मेचर रेजिस्टेंस विल बी। तो सबसे पहले आपको लेप और वेव बाइंडिंग के बारे में पता होगा कि लेप बाइंडिंग जो हम इस्तेमाल करते हैं उसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो जितने भी रहते हैं वो पोल के इक्वल रहते हैं। जैसे कि आपके 2 पोल हैं यदि आपके, तो यहाँ पर पैरेलल पाथ जो कितने होंगे वो 2 होंगे, यानी नंबर ऑफ पैरेलल पाथ विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ पोल। यहाँ पर जो हमारा एक कंसेप्ट निकल कर आता है कि लेप बाइंडिंग में हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर हमें करंट की कैपेसिटी ज़्यादा हो और वोल्टेज कम हो। वहीं वेव बाइंडिंग के लिए यदि हम यही क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर हमारा वोल्टेज ज़्यादा हो और करंट कम हो, तब वहाँ पर हम वेव बाइंडिंग कनेक्शन करते हैं DC मशीन के अंदर। अब हमारे क्वेश्चन की ओर यदि आते हैं तो यहाँ पर ये चूँकि मैंने इसलिए बताया आपको कि यहाँ पर नंबर ऑफ पैरेलल पाथ के इक्वल ही आपको यहाँ पर पैरेलल पाथ रखने हैं। तो लैप बाइंडिंग है हमारा 6 पोल है यहाँ पर, तो आपके नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने होंगे यहाँ पर 6 पैरेलल पाथ आपके होंगे। यहाँ पर आपके 6 पैरेलल पाथ हो गए हैं, और आपसे बोला है कि इनका जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है 0.05 ओम। अब हमसे बोला है कि वेव बाइंडिंग की यदि कनेक्शन करते हैं तो आपका वेव बाइंडिंग का आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो यदि हम इसके रेजिस्टेंस को R मान लें तो ये जो टोटल हमारा जो रेजिस्टेंस निकल कर आया है ये R/6 होगा, और जो कि दिया हुआ है हमें कितना 0.05 ओम। यहाँ से हमने एक पर कंडक्टर जो हमारा रेजिस्टेंस निकल कर आया वो कितना निकल कर आया 0.3 ओम के इक्वल आया। अब यदि इसी कनेक्शन को हम वेव बाइंडिंग में करते हैं तो वेव बाइंडिंग में हमारे नंबर ऑफ पैरेलल पाथ विल भी कितने होंगे, तो 2 पैरेलल पाथ होंगे। अब 2 पैरेलल पाथ के लिए हमारे कंडक्टर जो यहाँ पर इस्तेमाल होंगे, तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि जब हम इस पूरे कनेक्शन को जितना रेजिस्टेंस है इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो हम एक तरीके से मान सकते हैं कि हमने इसको 2 पैरेलल पाथ में जब बनाया तो 3R हमारा एक पार्ट हो गया और 3R हमारा दूसरे कंडक्टर में हो गया, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने होंगे 2 ही पैरेलल पाथ होंगे, तो 3R और 3R। अब यहाँ से हमारा टोटल रेजिस्टेंस जो वेव बाइंडिंग में आएगा वो होगा 3R/2, क्योंकि 2 पैरेलल पाथ है, इक्वल रेजिस्टेंस कितना होगा इनका इक्विवेलेंट, तो ये 3R/2 हो जाएगा। 3R आपकी वैल्यू जो निकल कर आई थी पर कंडक्टर लैप बाइंडिंग में वो कितनी थी
30 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से जो आपका वेव बाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस निकल कर आया वो कितना हो गया 0.45 ओम। तो ये अच्छा क्वेश्चन था काफ़ी, और लैप और वेव बाइंडिंग के क्वेश्चन ज़्यादातर आते रहते हैं, इसलिए इनकी प्रैक्टिस आप जारी रखें। और ये जो कंसेप्ट है ये भी दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन में रिपीट होता रहता है। अभी पिछली ही वीडियो में मैंने बताया था एक क्वेश्चन इसमें से आया हुआ था। तो लैप और वेव बाइंडिंग के क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। उसमें दोस्तों क्वेश्चन में आपकी क्या था कि EMF इक्वेशन आपको दी हुई थी 5Z NP डिवाइडेड बाय 16 है। ये आपकी EMF इक्वेशन होती है DC जनरेटर के केस में। और आपके लैप और लैप बाइंडिंग में क्या होता है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल टू नंबर ऑफ पोल। तो यहाँ से ये आपकी ये कैंसिल हो जाता है। यानी लैप बाइंडिंग के अंदर आप देखेंगे कि आपकी जो EMF इक्वेशन होती है वो इंडिपेंडेंट होती है आपके पोल के ऊपर। तो यही उसमें स्टेटमेंट के फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आपकी जो EMF इक्वेशन होगी वो पैरेलल नंबर ऑफ पोल के ऊपर डिपेंड नहीं रहती है। ऐसी कौन सी बाइंडिंग है, तो वो होती है लैप बाइंडिंग। तो ये 2-3 क्वेश्चन थे जो लैप बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग में आते रहते हैं। दोस्तों आज का ये वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो दोस्तों लाइक ज़रूर करें और आपके फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यदि हम जाते हैं तो हमारा एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर दिया हुआ है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज हैज़ एडी करंट लॉस ऑफ 50 वाट। आपको 50 वाट यहाँ पर लॉस दिया हुआ है। इफ़ इट इज़ कनेक्टेड टू ए वोल्टेज ऑफ 330 वोल्ट 50 हर्ट्ज देन द एडी करंट लॉस विल बी। एडी करंट लॉस आपका वोल्टेज पर डिपेंडेंट है या नहीं, सबसे पहले आपको एडी करंट के बारे में मालूम होना चाहिए। तो हमारी जो कोर होती है उसमें आपने देखा होगा कि नॉर्मली हमारे 2 लॉस जो निकल कर आते हैं वो फर्स्ट होता है आपका हिस्टैरिसीस लॉस होता है और सेकंड जो होता है वो एडी करंट लॉस होता है। एडी करंट लॉस आपका कैसे आया, तो चूँकि हमारी बाइंडिंग रहती हैं इनमें से करंट रहता है और इसके जो हमारी मेन कोर होती है उसके अंदर हम देखते हैं कि इसमें एक एडी करंट जनरेट हो जाता है। इस कोर के अंदर एक एडी करंट जनरेट हो जाता है और वो उस करंट के कारण इसमें लॉस होता है I2R लॉस, जिसे हम एडी करंट लॉस बोलते हैं। इसको रिड्यूस करने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं कि जब हम ट्रांसफार्मर की डिज़ाइन करते हैं तो उसकी कोर में हम एक सिलिका मिला देते हैं, तो इसकी कंडक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है। कोर की कंडक्टिविटी रिड्यूस हो जाने के कारण आप देखेंगे कि आपका जो I2R लॉस इसमें जो एडी करंट के कारण हो रहा था वो काफ़ी कम हो जाता है। लेकिन इसकी एक निश्चित कैपेसिटी ही रहती है और वो लगभग 4 to 5% ही हम इसमें सिलिका ऐड करते हैं। 4 to 5% ही हम इसमें सिलिका ऐड करते हैं। दूसरी जो हम इसकी कंडक्टिविटी हमारी कोर की रिड्यूस कर सकते हैं वो हमारी लेमिनेशन के द्वारा हम कर सकते हैं। हम क्या करते हैं कि कोर को बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट में लेमिनेट कर देते हैं, जिसके कारण जो एरिया होता है वो पर्टिकुलर कम हो जाता है। एरिया कम होता है जिसके कारण I2R लॉस यहाँ पर कम हो जाता है। तो ये 2 मेथड थी जो एडी करंट लॉस को हम कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एडी करंट लॉस जो हमारा होता है उसकी इक्वेशन यदि हम देखें तो एडी करंट लॉस का जो इक्वेशन होता है वो फ्लक्स डेंसिटी के और आपके फ्रिक्वेंसी पर और टी आपकी थिकनेस पर ये डिपेंडेंट होता है। साथ में ये वोल्टेज डिपेंडेंट भी होता है। तो यदि V/F रेशियो आपका कांस्टेंट है तो इसके लिए इक्वेशन अलग होती है। यदि V/F रेशियो आपका कांस्टेंट नहीं है तो यहाँ पर जो आपकी इक्वेशन निकल कर आती है वो होती है जो एडी करंट लॉस होता है वो वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनलिटी रहता है। तो हमारा यदि हम क्वेश्चन में देखें तो V/F रेशियो हमारा कांस्टेंट यहाँ पर नहीं है। 220 वोल्ट डिवाइडेड बाय 50 हर्ट्ज ये हमारा पहले केस में था। दूसरे केस में यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर है 330 डिवाइडेड बाय 50। तो ये जो हमारा V/F रेशियो निकल कर आया वो कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर चेंज हुआ है। तो इसलिए हमारा जो एडी करंट लॉस होगा यहाँ पर वो वोल्टेज के प्रोपोर्शनली रहेगा। अब हमारी इक्वेशन आप लिख दीजिए यहाँ से। तो एडी करंट लॉस जब हमारा वोल्टेज 330 वोल्ट है तो ये हमारी इक्वेशन निकल कर आएगी 330 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 220 का स्क्वायर
इनटू फ्रिक्वेंसी आपकी कितनी है 50 हर्ट्ज। तो ये जो आपका लॉस निकल कर आएगा वो होगा 112.5 मेगावाट। ये तो दोस्तों थी एडी करंट लॉस के लिए। यही यदि आपके लिए हिस्टैरिसीस के लिए आता है तो हिस्टैरिसीस के लिए आपकी इक्वेशन जो होती है वो इस तरीके से होती है। एक्स यहाँ पर स्टेनमेंट कांस्टेंट होता है और जो कि जिसकी वैल्यू सिलिकॉन के लिए जो होती है वो होती है 1.6। तो आपकी जो इक्वेशन बन जाएगी वो होगी बी मैक्सिमम की पावर 1.6 इंटू फ्रिक्वेंसी इंटू वोल्टेज। तो ये हिस्टैरिसीस के लिए होती है। हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है दोस्तों, आपकी जो कोर होती है, जैसे हमारी ये कोर है, इसमें एक मैग्नेटिक डोमेन रहते हैं। मैग्नेटिक डोमेन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेट हो जाते हैं, लेकिन आपकी जो फ्लक्स का जो मोमेंट है वो एक तरीके से करंट के जैसे रहता है। एक बार हाफ साइकिल के लिए यदि पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो डोमेन आपकी इस डायरेक्शन में सेट हो जाते हैं। नेगेटिव साइकिल के अंदर जैसे ही फ्लक्स की डायरेक्शन चेंज होगी, आपके इन डोमेन को डायरेक्शन चेंज कराने के लिए आपको एक इनको मैग्नेटिक फील्ड देनी पड़ती है। मैग्नेटिक फील्ड के चूँकि ये डोमेन अपनी डायरेक्शन चेंज करने में एक लॉस होता है, इनका एक एनर्जी का लॉस होता है, क्योंकि इतनी आसानी से ये अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, डोमेन की डायरेक्शन को चेंज कराने में बहुत सारा लॉस होता है, जिसे हम हिस्टैरिसीस लॉस बोलते हैं। तो ये दो लॉस कॉमन रहते हैं, ये दो क्वेश्चन रहते हैं। और यहाँ से एक और क्वेश्चन जो नॉर्मली बनता है एडी करंट लॉस के केस में कि ये थिकनेस डिपेंडेंट होता है, ये थिकनेस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। कई एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है कि एडी करंट लॉस जो होता है वो आपकी स्क्वायर के प्रोपोर्शनली रहता है थिकनेस के। ऑप्शन ऐसे बहुत सारे दिए रहते हैं, T4 इस तरीके से अरेंजमेंट दिया रहता है उनके ऑप्शनों का। तो आपका जो सही आंसर होगा थिकनेस के स्क्वायर की प्रोपोर्शनलिटी रहता है एडी करंट लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यदि हम बात करें तो हमारा क्वेश्चन में पूछा गया है डिस्क कॉइल इन ट्रांसफार्मर इज़ यूज्ड फॉर। तो नॉर्मली बहुत सारे कॉइल्स हम अलग अलग टाइप की इस्तेमाल करते हैं। और सबसे पहले तो यहाँ आपको ट्रांसफार्मर में दो टाइप के ट्रांसफार्मर आपको दिखाई पड़ते हैं, एक कोर टाइप रहता है और एक आपका सेल टाइप ट्रांसफार्मर हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सेल टाइप ट्रांसफार्मर में एक हमारा यहाँ पर इनको हम लिम्ब बोलते हैं और इस वाले पोर्शन को हम योग बोलते हैं। तो कोर टाइप जो ट्रांसफार्मर होता है हमारा, उसमें नंबर ऑफ लिम्ब जो होते हैं 2 होते हैं और योग भी 2 होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सेल टाइप ट्रांसफार्मर में हमारा जो नंबर ऑफ लिम्ब्स होते हैं वो कितने होते हैं, ये 3 होते हैं और योग कितने होते हैं हमारे 2 होते हैं यहाँ पर। तो इनमें बहुत सारी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये या तो नंबर ऑफ लिम्ब्स या योग के ऊपर भी पूछ लिया जाता है। इसमें जो बाइंडिंग हमारी होती है वो इन कॉर्नरों पर इस्तेमाल होती है, जबकि हमारे सेल टाइप ट्रांसफार्मर में जो हमारी बाइंडिंग जो इस्तेमाल होती हैं वो सेंटर लिम्ब पर होती हैं। इसका जो एरिया होता है वो दोस्तों जो हमारे साइड वाले लिम्ब्स हैं उनका डबल होता है, यानी एरिया जो होता है इसका डबल होता है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछने को मिल जाता है। कई बार डायरेक्ट आपको सिंबल दिए रहते हैं, उससे पूछा जाता है कि कोर टाइप है या सेल टाइप ट्रांसफार्मर है। इनमें भी दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कि सेल टाइप ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग का जो ओरिएंटेशन रहता है वो वर्टिकल रहता है। इसमें वर्टिकल टाइप का ओरिएंटेशन इस्तेमाल करते हैं हम। और जो हमारा कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है उसमें हॉरिजेंटल हमारी बाइंडिंग इस्तेमाल होती है। तो इसमें कोर टाइप में हॉरिजॉन्टल टाइप की बाइंडिंग इस्तेमाल होती है। एक और जो नॉर्मली इसमें क्वेश्चन आता है, सेल टाइप ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें इंसुलेशन हमें चूँकि ज़्यादा चाहिए रहता है, क्योंकि इसमें सैंडविच टाइप की बाइंडिंग हम इस्तेमाल करते हैं। सैंडविच टाइप की बाइंडिंग क्या होती है दोस्तों, जैसे आपका ये ट्रांसफार्मर है, यहाँ से आपका मान लीजिए ये सेंट्रल लिम्ब है, यहाँ पर बाइंडिंग आपने प्लेस की हुई है, तो आधे पोर्शन में हम हाफ बाइंडिंग, फिर उसको बीच में इंसुलेशन की एक लेयर रख देते हैं,
फिर से नीचे यहाँ पर लो बाइंडिंग रहती है, लो वोल्टेज बाइंडिंग रहती है। तो हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, फिर से यहाँ पर एक हाई वोल्टेज बाइंडिंग हम प्लेस करते हैं। तो यानी एक एक बाइंडिंग को हम टुकड़ों में यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। बीच में इंसुलेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जबकि कॉन्सेंट्रिक बाइंडिंग जो कि हमारी कोर टाइप ट्रांसफार्मर में इस्तेमाल होती है, यहाँ पर इंसुलेशन हमें ज़्यादा उतना रिक्वायरमेंट नहीं रहता है। पर चूँकि यहाँ पर हमने बाइंडिंग को कई टुकड़ों में तोड़ लिया है, सैंडविच टाइप की बाइंडिंग इसमें इस्तेमाल करते हैं कोर टाइप ट्रांसफार्मर में, तो यहाँ पर इंसुलेशन जो होता है हमारा वो काफ़ी ज़्यादा चाहिए रहता है हमें। तो इंसुलेशन लेवल यहाँ पर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी और कोर टाइप ट्रांसफार्मर में कम होती है। ऐसे ही हम बहुत सारे टाइप की बाइंडिंग इस्तेमाल करते हैं। डिस्क कॉइल भी हम कई बार इस्तेमाल करते हैं और उसकी ये जो डिस्क टाइप की जो कॉइल होती है, ये लो वोल्टेज के लिए इस्तेमाल करते हैं हम इसको। और साथ में इसकी जो करंट एम्पियर कैपेसिटी रहती है वो 100 एम्पियर से अबव होना चाहिए, 100 एम्पियर से ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर जो कितना होगा, लो वोल्टेज कॉइल फॉर करंट अबव 100 एम्पियर। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सी। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन थे जो आते रहते हैं। और एक और जो क्वेश्चन कोर और सेल टाइप में कंपैरिजन में रहता है वो है, जैसे कोर टाइप का जो कनेक्शन होता है वो हाई वोल्टेज के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन स्मॉल केवीए के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जबकि सेल टाइप ट्रांसफार्मर में आपका वोल्टेज कम रहता है और केवीए यहाँ पर ज़्यादा रहता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ये कई बार पूछा गया है कि सैंडविच टाइप की कॉइल जो होती है वो किस टाइप के ट्रांसफार्मर में इस्तेमाल करते हैं। तो किस वाले ट्रांसफार्मर करते हैं, सेल टाइप ट्रांसफार्मर में हम इस्तेमाल करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यदि हम चलें तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आर डिजाइन फॉर मिनिमम कोर लॉस, कॉपर लॉस, कोर लॉस प्लस कॉपर लॉस। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और हमारे एक और जो ट्रांसफार्मर होता है वो पावर ट्रांसफार्मर होता है। तो दोस्तों पावर ट्रांसफार्मर जो हम इस्तेमाल करते हैं वो नॉर्मली हमारा 33 kV से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है। और डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्रांसफार्मर होता है हमारा वो नॉर्मली 33 kV से कम के लिए इस्तेमाल होता है। पावर ट्रांसफार्मर में चूँकि हमारा लोड जो रहता है वो कांस्टेंट बना हुआ रहता है, इसमें लोड उतना फ्लक्चुएट नहीं होता है, लोड फ्लक्चुएशन इसमें कम होता है। जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में हमारा लोड का जो फ्लक्चुएशन रहता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो एक ये डिसएडवांटेज है यहाँ पर। और ये जो पावर ट्रांसफार्मर है हमारा ये नॉर्मली फुल लोड पर वर्क करता है। और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की यदि हम बात करें तो ये 70 से 75% ऑफ फुल लोड पर काम करता है। ये दोस्तों इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी क्वेश्चन पेपर में मैंने देखा है डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इन्हीं के कंपैरिजन पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर जब हम इसकी डिज़ाइन को करते हैं तो कॉपर लॉस यहाँ पर हम मिनिमम रखते हैं और इसकी जब हम डिज़ाइन करते हैं तो यहाँ पर आयरन लॉस हमारा मिनिमम होना चाहिए। ये चूँकि पावर ट्रांसफार्मर है इसमें कॉपर लॉस और कोर लॉस लगभग इक्वल होते हैं, लेकिन जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है इसमें कॉपर लॉस कोर लॉस के लगभग डबल होते हैं। और इसमें जो साइकिल होती है लोड की वो फ्लक्चुएट होती रहती है, पूरे टाइम यहाँ पर एक जैसा लोड नहीं रहता है। इसलिए यहाँ पर हम जो इफ़िशियंसी कैलकुलेट करते हैं वो होती है ऑल डे एफिशिएंसी, और यहाँ पर जो इफ़िशियंसी हम इस्तेमाल करते हैं वो होती है पावर एफिशिएंसी। ये कुछ पॉइंट थे जो नॉर्मली यहाँ पर पूछे जाते हैं। ऑल डे एफिशिएंसी किससे रिलेटेड है तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से। पावर एफिशिएंसी किससे रिलेटेड है तो पावर ट्रांसफार्मर से। इसकी डिज़ाइन जब हम करते हैं तो इसमें कॉपर लॉस मिनिमम रखने की कोशिश करते हैं। इसकी डिज़ाइन जब हम करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की तो यहाँ पर आयरन लॉस मिनिमम रखने की हम कोशिश करते हैं। और ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है फुल लोड पर कौन सा ट्रांसफार्मर काम करता है तो ये पावर लोड, और ये 70 से 75% ऑफ फुल लोड पर काम करता है तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन थे जो लगातार पूछे जाते हैं। हमारा जो क्वेश्चन था द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर डिज़ाइन फॉर मिनिमम
कोर लॉस या आयरन लॉस। तो यहाँ सही आंसर कितना होगा, फर्स्ट होगा इसका कोर लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। इफ़ द लैमिनेशन आर थिन एंड द एडी करंट लॉस इन द ट्रांसफार्मर, तो यदि हमने क्वेश्चन ये देखा ही हुआ है पहले कि एडी करंट जो लॉस होता है आपका वो थिकनेस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनलिटी रहता है। थिकनेस ज़्यादा होगी आपका एडी करंट लॉस वहाँ पर ज़्यादा होगा। तो यदि हमारे क्वेश्चन बोला कि थिन यदि पतला कर दिया जाए हमने लेमिनेशन को, तो हमारा एडी करंट जो लॉस होगा वो भी कम हो जाएगा, यानी रिड्यूस हो जाएगा। सही आंसर कितना होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम जाते हैं। When one transformer from delta bank of 30 kVA transformer remove the capacity of the resulting 3-phase transformer corresponding input line voltage, या आपका डेल्टा कोई कनेक्शन आपका सिंगल फेज से आपने 3 फेज में इस तरीके से इसे बनाया है कि डेल्टा कनेक्शन है, और आपसे बोला है कि एक ट्रांसफार्मर यदि इसमें से हट जाता है तो आपका इस तरीके से ये कनेक्शन आपका बन जाएगा। यहाँ पर जो इफ़िशियंसी इसकी होती है वो 1/√3 यानी 57.7 इसकी केवीए कैपेसिटी हो जाती है यदि ये एक ट्रांसफार्मर यहाँ से हट जाता है तो यहाँ ये ओपन डेल्टा टाइप से कनेक्शन हो जाते हैं, और आपकी जो यहाँ पर केवीए रेटिंग होगी टोटल 3 फेज ट्रांसफार्मर की, वो यहाँ पर 57.7 हो जाती है। तो यह आपका 57.7 या इसको 1/√3 के फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। तो आपका जो यहाँ नई कैपेसिटी आपकी निकल कर आएगी वो होगी 30 kVA का 57.7%, जो कि होगा आपका 17.3 kVA। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी कैपेसिटी जो होगी वो घट जाएगी और जो कि होगी 57.7। नॉर्मली दोस्तों हमारे ट्रांसफार्मर में ऐसे पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और जो नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं पहले तो आपके जो कनेक्शन होते हैं जैसे डेल्टा स्टार स्टार और डेल्टा स्टार और एक और जो है आपका स्टार डेल्टा, इनमें बहुत सारे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं कि इसमें से सबसे ज़्यादा सेकेंडरी वोल्टेज किस में मिलता है, सबसे कम सेकेंडरी वोल्टेज किस में मिलता है। ये बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो वोल्टेज हमारा मिलता है वो डेल्टा टू स्टार में मिलता है। इसमें लगभग 173% हमारा सेकेंडरी में वोल्टेज मिलता है प्राइमरी का, जबकि स्टार डेल्टा की यदि हम बात करें यहाँ पर सबसे कम वोल्टेज हमें मिलता है जो कि है 57%। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, जबकि यहाँ पर 100% ही वोल्टेज मिलता है। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो इन दोनों के आते हैं। और एक क्वेश्चन जो इसमें आता है वो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन हम किस किस का कर सकते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन की यदि हम बात करें तो सेम ग्रुप के बीच में ही पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। सेम ग्रुप से मतलब मेरा ये है कि मान लीजिए आपका एक डेल्टा टू डेल्टा कनेक्शन ट्रांसफार्मर है और एक स्टार टू स्टार आपका ये कनेक्शन का ट्रांसफार्मर है। तो चूँकि इनका जो फेज डिफरेंस होता है वो या तो 0 डिग्री होता है या 180 डिग्री होता है। इसका भी जो फेज डिफरेंस होता है वो 0 डिग्री या 180 डिग्री होता है। तो दोनों की यदि हम बात करें तो ये सेम ग्रुप के हैं, तो इनके बीच में हम पैरेलल ऑपरेशन कर सकते हैं। और जो हमारा एक और जो कनेक्शन होता है डेल्टा टू स्टार और स्टार टू डेल्टा, ये जो कनेक्शन होते हैं इनमें ±30% का फेज डिफरेंस रहता है। तो ±30 डिग्री का जो फेज डिफरेंस होता है उसकी वजह से हम इनको सेम ग्रुप में मानते हैं। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या डेल्टा टू डेल्टा और एक हमारा डेल्टा टू स्टार, ये इस तरीके से कॉम्बिनेशन है दो ट्रांसफार्मर के, तो क्या इनका हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये आपका फेस ग्रुप अलग है और ये फेस ग्रुप अलग है, क्योंकि इसमें 0 डिग्री है और यहाँ पर 30 डिग्री होता है, इनका नहीं कर सकते। और वहीं यदि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए आपसे डेल्टा टू डेल्टा और स्टार टू स्टार के बीच कर सकते हैं क्या, तो इसका आंसर होगा सही, यानी हम इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं और लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं।
मॉसफेट, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, मॉसफेट इज़ अ, तो मॉसफेट जो हमारी होती है वो मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? फर्स्ट होगा, मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस होती है। और बीजेटी के लिए हम बात करें तो ये हमारी माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस होती है। ये बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। और एफईटी ये भी हमारा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है। और एक और जो क्वेश्चन होता है वो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस जो होती है वो कौन कौन सी होती हैं? तो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस जो होती है मॉसफेट और एफईटी आपकी वोल्टेज कंट्रोल होती है, बीजेटी यहाँ पर आपकी करंट कंट्रोल होती है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स में रिपीट होते रहते हैं, तो इनको भी आपको पता होना चाहिए। और बीजेटी जो होता है आपका वो बाइपोलर होता है, और एफईटी जो होता है आपका यूनिपोलर होता है। यूनिपोलर मीन्स आपकी या तो वो करंट जो आपका फ्लो हो रहा है वो या तो इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है या फिर होल की वजह से हो रहा है। बाइपोलर होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्लस होल के द्वारा, दोनों के द्वारा ही करंट फ्लो होता है, तो इसे हम बाइपोलर बोलते हैं। और यूनिपोलर जो होता है या तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा करंट फ्लो हो या होल के द्वारा करंट फ्लो हो, तो इलेक्ट्रॉन या होल तो वहाँ पर यूनिपोलर, और दोनों के द्वारा होगा तो बाइपोलर इस्तेमाल करते हैं हम। यहाँ जो टर्म थी मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस, ये दोस्तों होते क्या है कि मान लीजिए आपने कोई एक सेमीकंडक्टर लेके चले, एन टाइप का जो सेमीकंडक्टर है, तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं, क्योंकि एन टाइप के सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मात्रा में होते हैं और होल जो होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं। तो होल कम है यहाँ पर, तो इनको हम माइनॉरिटी कैरियर बोलते हैं। तो ऐसे ही ये कंसेप्ट यहाँ पर बनते हैं कि बीजेटी और मॉसफेट किस टाइप के चार्ज कैरियर हैं, और ये कॉमन क्वेश्चन हैं जो आते रहते हैं बहुत सारे एग्जामों में, इसलिए इनको भी तैयार करके रखें। और आज के इस वीडियो के कमेंट में आप मुझे बताइए कि क्वेश्चनों को मिक्स करके सीरीज बनाई जाए या फिर एक सेपरेट टॉपिक पर ही, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स रखा तो पूरे क्वेश्चन उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के ही रहें, इस टाइप से वीडियो बनाई जाए। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि सेपरेट वीडियो बनाई जाए या फिर मिक्स क्वेश्चन के ही, क्योंकि मैं मिक्स का इसलिए सोच रहा था क्योंकि आपके बहुत सारे जो अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चन हैं वो एक साथ कवर हो जाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, इफ़ द फुल लोड स्पीड ऑफ 3 फेज 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर इज 950 आरपीएम, इट्स हाफ लोड स्पीड नॉर्मली इक्वल टू। तो हमारी जो इसमें स्पीड होती है, स्पीड के लिए हमने फॉर्मूला लगाया NS माइनस NR। इसके आपकी जो स्पीड होती है रोटर की वो होती है NS माइनस NR डिवाइडेड बाय, ये स्लिप है आपकी यहाँ पर, और ये डिवाइडेड बाय NS। तो इसका जो हमारी स्लिप निकाली हमने वो कितनी होगी? स्लिप आपकी निकल कर आएगी 0.05। दोस्तों जैसे ही हम हाफ लोड पर क्वेश्चन की बात करें तो हाफ लोड पर हमारी जो स्लिप होती है वो हाफ हो जाएगी, ना कि स्पीड हाफ होगी। तो स्लिप आपकी हाफ हो जाएगी यहाँ पर। तो हाफ लोड पर आपकी स्लिप आधी होगी, तो आपकी स्लिप अब कितनी बचेगी? 0.025 आपकी स्लिप हो जाएगी। इस स्लिप पर आपकी रोटर की स्पीड क्या है वो आपसे पूछा गया है। तो अब स्पीड एट हाफ लोड विल बी, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 1000 माइनस NS इंटू स्लिप आपकी कितनी है, जो कि है 0.25। तो आपकी जो स्पीड निकल कर आएगी वो 975 आरपीएम होगी। तो आपकी स्पीड को आधा नहीं करना है, आपको स्लिप को आधा करना है यहाँ पर। तो स्लिप आपकी जो होगी वो आधी हो जाएगी, और आधी के ही रिस्पेक्ट में आप उसकी स्पीड को कैलकुलेट करेंगे जब रोटर की, तो आपका सही आंसर कितना होगा? 975 आरपीएम। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ RLC सर्किट द बैंडविड्थ विल बी।
बैंडविड्थ के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा है, ये बहुत बार ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। सीरीज और पैरेलल के लिए बैंडविड्थ कितनी होती है, क्यू फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, है ना। और इसके जो अभी पिछले ही वीडियो जो 1-2 वीडियो मैं बना चुका हूँ उसमें बहुत बार ये क्वेश्चन आए हुए हैं। कभी आपसे बैंडविड्थ दी हुई है तो क्यू फैक्टर पूछा है, या फिर कुछ और क्वांटिटीज़ गिवन हैं आपसे जो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के बारे में पूछा है। तो आपसे ये कुछ जो टर्म हैं आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए और सीरीज़ के लिए हमारा जो नॉर्मली जो क्वेश्चन आते रहते हैं वो है, जैसे कि बैंडविड्थ आपका पैरेलल RLC सर्किट में कितना होता है, 1/RC होता है। और यहाँ पर सीरीज़ में यदि हम बात करें तो आपकी जो बैंडविड्थ होती है वो कितनी होती है, R/L होती है। यहाँ पर पैरेलल में 1/RC होती है। क्यू फैक्टर की यदि हम बात करें, क्यू फैक्टर में हमारा जो पैरेलल में रहता है, पहले सीरीज़ का यदि आप देखें तो उसका जस्ट अपोजिट ही यहाँ पर पैरेलल में देखने को मिलता है। ये सीरीज़ के लिए क्यू फैक्टर होता है 1/R रूट के अंदर RL/C, और पैरेलल के लिए जस्ट इसका अपोजिट कर दीजिए आप तो R ऊपर पहुंच जाएगा आपका और C/L हो जाएगा। तो ये क्यू फैक्टर आपका पैरेलल के लिए रहता है और ये सीरीज़ के लिए रहता है। सीरीज़ में बैंडविड्थ R/L और पैरेलल के लिए 1/RC, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक और जो होता है, बैंडविड्थ आपकी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यू फैक्टर होती है। क्यू फैक्टर और बैंडविड्थ के बीच में रिलेशन क्या होता है, तो आपका जो रिलेशन निकल कर आता है वो क्यू फैक्टर इक्वल टू रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इनके बीच में रिलेशन है, बहुत बार ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये रिलेशन आपको मालूम होना ही चाहिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये जो मैंने जो रिलेशन इनके बीच में बताए हैं ये भी कई बार पूछे जाते हैं। तो वो हमारा जो सही आंसर क्या होगा, पैरेलल RLC के लिए 1/RC इसका सही आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है, विच वन हैज़ द हाईएस्ट स्विचिंग स्पीड। स्विचिंग स्पीड किसकी ज़्यादा होती है, तो चूँकि मॉसफेट जो होता है हाईएस्ट स्विचिंग स्पीड इसकी सबसे ज़्यादा होती है, पर इसका एक डिसएडवांटेज होता है कि ये कम वोल्टेज पर काम करता है। इसलिए हम ज़्यादातर ट्रैक्शन में जो हमारे आजकल इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि आप लोकोमोटिव के अंदर आप देखेंगे जो हमारे ट्रेन में जो लोको लगा रहता है उसके अंदर हम एक SR कन्वर्टर जिसे हम बोलते हैं, SR कन्वर्टर आपका जो होता है वो एक तरीके से एक यूनिट होती है जिसमें रेक्टिफायर प्लस DC लिंक प्लस इन्वर्टर होता है। तो इसके अंदर हम जो नॉर्मली आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं वो IGBT इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले GTO बेस्ड होती थी, अब ये IGBT बेस्ड है। क्यों है हम IGBT और GTO ही क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इनकी करंट की और जो वोल्टेज की कैपेसिटी है वो अच्छी होती है। हाई, जबकि यहाँ पर मॉसफेट में स्विचिंग फ्रिक्वेंसी तो अच्छी है पर यहाँ पर हम इसको कम वोल्टेज तक ही इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि ये अच्छे वोल्टेज तक इस्तेमाल हो जाते हैं। तो हमारा जो मॉसफेट होता है वो कम वोल्टेज के लिए होता है, ये डिसएडवांटेज है इसका। लेकिन स्पीड इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, स्विचिंग फ्रिक्वेंसी काफ़ी अच्छी होती है। तो हमारा जो सही आंसर होगा, हाईएस्ट स्विचिंग स्पीड जो होती है वो होती है मॉसफेट की। तो ये थे 10 क्वेश्चन, जो देखने में तो 10 क्वेश्चन थे पर लगभग हम लोगों ने यहाँ पर 50 से 60 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। हर एक क्वेश्चन से 4 या 5 क्वेश्चन हम लोगों ने देखे हुए हैं। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए और आपके दोस्तों में ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। डेली या एक दिन के डिफरेंस के बाद ये सीरीज़ आती रहेगी और जिसमें आपको बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिससे कि एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन ज़रूर हो। और थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन आप कंप्लीट करते रहिए, क्योंकि सिलेक्शन में ज़्यादा जो रोल होगा वो उस उसका न्यूमेरिकल पोर्शन का भी होगा, इसलिए आपको उस पर भी फोकस्ड रहना है। साथ में टेक्निकल पोर्शन भी आप तैयार करते रहिए। पुराना वीडियो इसके क्वेश्चन का एक मैंने डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आप उसको देख सकते हैं। और आपको पसंद आया हो आज का वीडियो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।